नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त हो गया है अदिति की अदालत का। और सवाल एक बार फिर से माफी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द, और इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो सावरकर नहीं है जो माफी मांग ले। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर घमासान लगातार जारी है, जहां एक तरफ सुबह से ही पूरे देश में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज दोपहर 1 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर अपने पुराने ही अंदाज में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं लोकतंत्र के हित में सवाल पूछता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे सवालों से नरेंद्र मोदी डर गए हैं और इसलिए सदन के रिकॉर्ड से उनकी स्पीच ही हटवा दी गई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बार बार ये पूछा कि अदानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ का निवेश किसने किया, और साथ ही जिस बयान से राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा, जो माफी मांग ले वो सावरकर हैं और गांधी माफी नहीं मांगते। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा कि राहुल जो कुछ भी बोलते हैं क्या सोच समझकर बोलते हैं? 2019 में उन्होंने जो कुछ बोला वो भी उन्होंने सोच समझकर ही बोला था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल डरे रहे, कहते रहे कि कुछ भी हो जाए माफी नहीं मांगूंगा, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि चाहे मुझे संसद से परमानेंट बैन ही क्यों ना कर दिया जाए। ये बात भी राहुल गांधी ने बार बार दोहराई अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन जल्दी से पूरी रिपोर्ट, किसने क्या कहा और कैसे सियासी पारा चढ़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। राहुल गांधी के ये तीखे तेवर तब देखने को मिले जब वो अपनी संसद सदस्यता रद्द होने के करीब 22 घंटे बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी अडानी के रिश्तों पर कई सवाल पूछे। राहुल बार बार यही सवाल कर रहे थे कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ का निवेश किसने किया, कहां से आए वो पैसे। इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पे सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। राहुल यहीं नहीं रुके। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी का मामला नहीं है, ये अडानी और मोदी जी के रिश्ते का मामला है। संसद में अपनी स्पीच हटाने पर भी राहुल हमलावर दिखाई दिए। कहा, मोदी जी पैनिक में आ गए हैं, वो मेरी स्पीच से डर गए हैं। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, मैं किसी से नहीं डरता। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल ने आदत के मुताबिक लोगों को फिर भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोला। आज भी उन्होंने कहा कि मैं सोच समझकर बोलता हूं, मतलब 2019 में जो राहुल गांधी ने बोला था वो सोच समझकर बोला था। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। कि राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है। राहुल गांधी के पक्ष में पूरा विपक्ष खड़ा है।
पूरे देश से मिल रहे समर्थन पर राहुल गांधी ने सबका धन्यवाद किया और कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी जी से रिश्ता क्या है, ये मैं पूछता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त डॉक्टर उदित राज कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ रमन मलिक जी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और अमीक जामई हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यहाँ पर डॉक्टर उदित राज आपसे है। बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है राहुल गांधी ने बेइज्जती की है, पिछड़ा वर्ग की, जानबूझकर बेइज्जती की है। लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक है, अपमान करने का नहीं। बीजेपी मुद्दे से क्यों भटकती है? और जो राहुल जी ने कहा कि मोदी जी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं है, लेकिन जब अडानी के बारे में जांच करने की बात आती है तो मोदी जी और बीजेपी उनको प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? इसका जवाब वो न दें। और हर चीज उनका जो जहां से शुरुआत हुई है। और दूसरी बात है कि जैसे 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियां चल रही हैं मॉरिशस में, वो किसका है? भाई बताए, स्पेसिफिक है ये बड़ा स्पेसिफिक है। एक चीज का जवाब ये देते हैं। ये श्रीलंका में राजपक्षे के ऊपर दबाव डाला कि व्यापार करें अडानी से। श्रीलंका, बांग्लादेश में नहीं डॉक्टर उदित राज, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप ये पॉइंट उठा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एसबीआई के सीएमडी को लेके जाके बैठे, देखो मेरा दोस्त बिजनेस करेगा। डॉक्टर उदित राज जी आप आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर उदित राज जी आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो सवाल राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के संदर्भ में है। अरे भाई जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के ऊपर चर्चा हो ही नहीं रही है। ओबीसी का मामला बनता ही नहीं। पूर्णेश मोदी खुद ही बनिया है, ललित मोदी खुद भी ओबीसी नहीं है, नीरव मोदी ओबीसी नहीं है। कहां से ओबीसी का मामला? वो जवाब नहीं देना चाहते। आप कह रहे हैं वो जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी ने अपमान किया, और वो भी जानबूझकर, सब कुछ जानते समझते किया। उस पर आप क्या कहेंगे? भैया, हम सबसे पहले सवाल हमने किया, हमारा जवाब वो तो दें। क्यों नहीं देते? वो जान करके भटका रहे हैं। अरे भाई, कास्ट सेंसस के खिलाफ बीजेपी, मंडल के खिलाफ में कमंडल अडवाणी जी के नेतृत्व में चला, जिसकी वजह से आज इतना ऊंचाई पर बीजेपी पहुंच पाई है। पिछड़ों का विरोध करने वाली बीजेपी कहां से इनका शुभचिंतक हो गई है? और जब ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी डॉक्टर रमन मलिक से, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक जवाब मैं ले लेती हूँ अमीक जामई से। अमीक जामई, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो ये पूरी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में क्या निजी आक्षेप की गुंजाइश है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि एक नेता का जो सार्वजनिक आचरण है वो लगातार पब्लिक स्क्रूटिनी में होता है, और उसे अपने शब्दों को पहले तोल मोल लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए? अदिति जी, अगर एक कॉम्पाइलेशन किया जाए इन सारे शब्दों पे जो चुनाव में इस्तेमाल होते हैं, आपको तो सारे सब महिला विरोधी वक्तव्य याद होंगे। 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड और हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। कौन नहीं जानता है? भारत का कौन सा नागरिक है जो नहीं जानता है, ये भी याद है मुझे, कि हमारे देश के, हाँ नहीं, लड़के से गलती हो जाती है। वो जो परिवेश था वो फांसी की सजा पे था। ये नहीं था कि उनको माफ कर दिया जाए, फांसी की सजा के कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन अब देश में कोई भी सवाल नहीं उठाता। महिला विरोधी मामलों में भी महिलाएं भी नहीं बोलती हैं, लेकिन उसे महिलाएं भी नहीं बोलती हैं। नहीं, महिलाएं भी नहीं बोलती। महिलाओं को गुस्सा नहीं आता है देश के शहंशाह के ऊपर, कुछ भी बोले। तो हम ये कह रहे हैं कि आप माननीय आजम खान साहब का मेंबरशिप खत्म कर दो। नरेंद्र मोदी से इस देश में कोई डरता नहीं है। आजम खान की आपने मेंबरशिप खत्म करी, अब्दुल्ला आजम खान साहब की मेंबरशिप खत्म करी, आपने राहुल जी की मेंबरशिप खत्म करी। पूरे देश का कोई भी
डर किसी के खौफ में किसी भी नागरिक के नहीं। उदित राज जी बैठे हैं, आप देखिए इनकी आंखों में, आपको डर दिख रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए कि ये जो आपने इंदिरा जी के रास्ते का स्टाइल जो आपने अपनाया है ना, ये आपको 24 में बहुत महंगा पड़ेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम लोगों ने सब ने साफ कर दिया है कि ये पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर चुका है। आप बताइए कि क्या परवेश वर्मा जो दिल्ली का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अनुराग ठाकुर के मामले में जो दिल्ली के दंगे में उसके बाद जो हेट स्पीच हुआ, क्या बाद में बात हुई? अगर मुस्कुरा के हेट स्पीच दी जाए, मुसलमानों के कत्लेआम की बात की जाए, तो वो एफआईआर नहीं होगी, उस पर मेंबरशिप नहीं जाएगी। अनुराग ठाकुर को उसके खिलाफ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उनकी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया, देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। आपको मतलब है माननीय आजम खान से और राहुल गांधी जी से, जो इस देश के बड़े पिलर है भारत की राजनीति के। ठीक है अमीक तो ऐसे तो इलेक्शन कमीशन अगर अमीक जमाई जी, ये जो एक्शन लिया गया किसी रूल बुक के हवाले से दिया गया होगा, रूल बुक होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलती करूं तो। 1021। अच्छा आदित्य ये नहीं सुनिए प्लीज, मैं आपसे देखिए बेट टू द पॉइंट बात करूंगी। मैं तथ्यों पे बात करती हूँ, राजनीति आप लोग करिए, मैं तथ्यों पर बात करती हूँ। और मेरा सिंपल सा मानना है, अगर गलत हो रहा है तो उसको जाकर चैलेंज कीजिए ना कोर्ट में। अगर आपको लग रहा है गलत हो रहा है तो कोर्ट में जाकर चैलेंज कीजिए। इस देश में अदालतें बैठी हैं और इसी काम के लिए बैठी हैं कि अगर कुछ गलत है तो उसकी सुनवाई कर सकते हैं। आतिश जी, जब चुनाव आता है ना तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरा देश चला जाता है, तब कोई सरकार नहीं चलाती है। क्या इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के मामले में, हेट स्पीच के मामले में किसी की सदस्यता रद्द करी? परवेश वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मामले में, अनुराग ठाकुर के मामले में दिल्ली के लोग गए, अदालत में गए। ठीक है, जवाब लीजिए इस पे, जवाब लीजिए। रमन मलिक जी हमारे साथ हैं। रमन जी मुस्कुरा के जवाब दीजिए। ये कहते हैं आपको, ये यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग हमेशा विपक्ष के नेताओं पर ही एक्शन क्यों लेता है? भाई ऐसा है, मैं बहुत ज्यादा उन लोगों की बातों को तवज्जो नहीं देता जिनके पास कोई मॉरल स्टैंडिंग ही ना हो। मतलब जो लोगों को अपना कुछ पता ही ना हो, मतलब जो कत्लेआम करता हो, वो आजम खान को नेशनल हीरो बताए जो आदमी, उसकी मानसिक दिवालियापन को मैं सलाम करता हूँ और बोलता हूँ ठीक है, आप आजम खान इस देश के सबसे शीर्ष समाजवादी नेताओं में से है। रमन वाले आई डिड नॉट इंटरप्ट यू अमिल जमाई, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा उसके बाद, ये ध्यान रखिएगा। शिष्टाचार में बात करना। एक सेकंड, तो मैं नहीं, एक सेकंड अमीक जमाई, अमीक जमाई, लेट हिम फिनिश, I'll give you the floor, let him finish, he didn't interrupt you। उनको खत्म करने दीजिए अपनी बात, फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं वापस दे दूंगी आपको। तू मैं वक्त नहीं जाया करूंगी, तू मैं नहीं। जवाब दीजिए रमन जी जवाब दीजिए। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि समाजवादी कोई नेता तमीज से पेश आएगा, क्योंकि जो चलिए उससे आगे बढ़िए और तार्किक तौर पर मुद्दे पर बात रखिए। चलिए बेसिक बात तो यहाँ इतनी सी है कि अगर आपको ये लगता है कि रूल्स का अवहेलना हुई है और बेंड करा गया है 1975 की तरह रूल्स को, तो देश की अदालतें और खासकर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश जो हैं, वो तो आपकी पैरवी बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो आप उनको क्यों नहीं सुनाते हैं? क्योंकि ये आपको पता है, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, ये जितनी भी जमावड़ा आपके पास है कांग्रेस के पास और दूसरों दलों में भी, सिब्बल अब चले गए हैं समाजवादी पार्टी के सहारे से एमपी बने, तो ये सारे के सारे जो हैं अगर मिलके भी इनका दिमाग ये कहता है कि ये फेस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को और कुछ ना कुछ एंटी लॉ नहीं हुआ, कोई इनको ऐसा नहीं, मतलब इनके पास अगर कोई भी लकूना होता, एक छोटी सी कील का लकूना होता, ये रात को 2 बजे जो आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाते हैं वो इस मामले पे कोर्ट ना जाते। ठीक है, इस पे जवाब लीजिए। पहले डॉक्टर उदित राज, उसके बाद अमीक जमाई। ये कह रहे हैं आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। और एक और बात, रमन मलिक जी, मैं वापस लौटूंगी तो आपसे कहूंगी कि
देश की सर्वोच्चतम अदालत के मुख्य न्यायाधीश, आप जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वो इनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो तो सभी की बात ध्यान से सुनते हैं सर। अदालतें तो हर किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी, चाहे वो अदिति त्यागी के राइट्स हो या राहुल गांधी के राइट्स हो। उसका भी जवाब दे दूंगा मैं। हाँ ठीक है सर, मैं वापस आपको मंच दूंगी, उससे पहले आप डॉक्टर उदित राज का काउंटर सुन लीजिए। आदिति जी, जब राहुल जी के खिलाफ 4 मंत्रियों ने आरोप लगाए तो उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए संसद में समय मांगा और सत्ता पक्ष ने ही संसद को बाधित करके रखा और मौका नहीं दिया। बताइए, किसी के ऊपर आरोप लगाओ, उसको स्पष्टीकरण देने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार तो होता है, नेचुरल जस्टिस माना जाता है। अब जब संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं तो राहुल जी ने चुना है सड़क। और राहुल जी केवल कांग्रेस के लिए नहीं, राहुल जी का जो मकसद है पूरी डेमोक्रेसी को बचाने का है, जनतंत्र को बचाने का है। आज ही मीसा भारती जी को ईडी ने बुलाया है, तेजस्वी यादव जी। कौन बचा है? रोज किसी न किसी को हरासमेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है, छोटा मामला नहीं मेंबरशिप का। दूसरी बात, मैं लॉ पॉइंट पर आता हूं। जो सूरत में जब एफआईआर दर्ज हुई तो एफआईआर दर्ज करने का बेसिस गलत था, चूंकि कोलार की घटना थी और जो प्रोसीजरल किया जाना चाहिए था इंक्वायरी करके वो नहीं किया गया, झट से कर दिया। जो एफआईआर दर्ज किया है पूर्णेश मोदी ने, वो बनिया है, ओबीसी के नहीं है, वो बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने खुद जाकर के गुजरात हाई कोर्ट में स्टे कराया था कि ये मुकदमा न चले। और जैसे राहुल जी ने 7 फरवरी 2023 को अडानी के बारे में बोला, तुरंत वैकेट कराया, स्टे अपना, मुकदमा चलाया गया और राहुल जी को सजा कराया गया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अदालत ने इसको सजा दिया, अदालत ने सजा दी। ये बीजेपी ने किया है, ये सब बीजेपी का करा हुआ। और कई दिनों से कह भी रहे थे, एक निशिकांत दुबे जी हैं कि राहुल जी को बाहर निकालो ना, बाहर निकालो। अब वो सारा क्रोनोलॉजी जोड़ के देखा जाता है कि कई दिनों से तैयारी चल रही है। अब जब संसद में बोलने ही नहीं देंगे तो राहुल जी ने विकल्प चुना है कि देश की जनता के बीच जाएंगे। नहीं सर, देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना सर, 2013 का। कन्विक्शन के बाद सदस्यता जाएगी, ये तो देश की सर्वोच्च अदालत का ऑर्डर है, इससे आप इंकार कर सकते हैं? इसी से जुड़ा हुआ ऑर्डिनेंस पढ़ा था ना राहुल गांधी ने। वो बात अलग है जो नहीं, मैं स्पष्टीकरण ये दे रहा हूँ कि बीजेपी को ज्यादा चिंता है कि राहुल जी क्यों नहीं अदालत में जा रहे हैं। बीजेपी को ज्यादा चिंता है कि राहुल जी अदालत में क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, चलिए जवाब लीजिए, इस पे जवाब लीजिए। इनको क्यों इतनी चिंता है? ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। रमन मलिक जी कह रहे हैं आपको ज्यादा चिंता लगी है कि राहुल गांधी अदालत क्यों नहीं जाते? तो चिंता ये है कि जिस प्रकार से अभी हमारे मित्र, क्योंकि ये पहले हमारे साथ हुआ करते थे और बार बार बताने की जरूरत नहीं है मेरे को और इनको, हमने इकट्ठा काम करा हुआ है। तो मैं इतनी सी चीज बोलना चाहूंगा बिल्कुल उदित भाई को कि उदित भाई, अगर आपकी लॉजिक ठीक है और मैं उसको एक बारी को ऊपर रख देता हूं कि वो लॉजिक ठीक है, तो फिर इस देश को मानना चाहिए कि सुकन्या देवी और उसके पूरे परिवार को कैसे गायब करा गया। ये मानना चाहिए कि एक सुकन्या देवी को किस तरीके से इस पृथ्वी से गायब करने का जो श्रेय मिलना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए। ये मानना चाहिए कि ये जो 2 दिन में 3 दिन में रॉबर्ट साहब को क्लीन चिट दे दी जाती है वो मिलनी चाहिए। ये भी सामने आना चाहिए कि किस प्रकार से अपने घर में चोरी करने वालों को बेल मिलती है, ये भी ठीक हुआ, ये भी देश को मानना चाहिए। और एक और चीज माननी चाहिए उदित राज जी कि इस देश के अंदर प्रोसीजरल एक्टिविटी तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे फोन बैंकिंग के ऊपर आप लोग लोन दिया करते थे, जब आप तब उस समय आप नहीं थे इनके साथ, आज आप हैं, तो जब ये फोन बैंकिंग पे लेते देते थे लोन तो घोटाले होते थे। ठीक है सर, इसमें फोन बैंकिंग पे डिस्कशन नहीं करें, मुद्दे पर आना चाहती हूँ। अमित जमई का काउंटर, समय बहुत लिमिटेड है मेरे पास, समय बहुत लिमिटेड है। अमित जमई आपका काउंटर, पॉइंटेड सवाल है, एक सेकंड सवाल है, ठीक है, 1 मिनट जरूर देना मुझे। हाँ, आगे मैं आपको टाइम दूंगी, पहले मैं अमित जमई काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनको फ्लो दे रही हूँ। प्लीज
आप सबसे मैं ये जानना और समझना चाहती हूँ कि आतिश जी- एजेंसियों के लिए काम करने का वक्त कौन सा होगा? अति जी एजेंसियां तो खैर इस वक्त बीजेपी आरएसएस के लिए काम कर रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उदित राज जी को पता होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को उस जमाने में अंबानी, धीरूभाई अंबानी चलाना चाहते थे। सालों साल उन्होंने उसको मिलने का समय नहीं दिया और उसने बदले में क्या किया कि जब लूट के लिए वीपी सिंह तैयार नहीं हुए, उस सरकार को उड़वा दिया गया। पता नहीं चला कि कितने टुकड़े गए। हम ही पूछे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों बचा रहे हैं अदानी को? पहले आरएसएस को आगे किया गया, आरएसएस डिफेंड करने आया। अरे आरएसएस तो स्वदेशी वाला संगठन है। एलआईसी का पैसा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा, ये हमारे देश का पैसा है। आप विदेशों में ले जाकर लुटवा रहे हो। उसकी जो ऑफशोर कंपनी में हजारों करोड़ के रुपए हैं, उसका फाइनेंसर कौन है? कौन किसका फाइनेंसर है? सरकार का फाइनेंसर आप मुझे अडानी ये है बताएं, या सुप्रीम कोर्ट अडानी ने के एक फाइनेंसर कमेटी सरकार है? अपॉइंट की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की और साथ ही सेबी को भी जांच करने को कहा। उस पर आपको भरोसा नहीं है? क्योंकि आज की भी जो बहस का मुद्दा एग्जैक्टली वही पार्लियामेंट में हो रहा है जो इस बहस में हो रहा है। आज की जो बहस का मुद्दा है, राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। अदिति जी, मैं आपसे मैं आखिरी बात है, 30 सेकंड दे दीजिए बस। ठीक है कि मेरा सिर्फ यही कहना है कि अदानी के पीछे क्या छिपा हुआ है राज कि प्रधानमंत्री उनके लिए खड़े हो गए, बीजेपी आरएसएस उसके लिए स्टैंड कर रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो भारत के सांसदों का अधिकार है, भारत के लोगों का अधिकार है। अगर प्रधानमंत्री साफ सुथरे हैं, अगर उनमें डर खौफ नहीं है, बिठाओ जेपीसी, कहो मैं नीट एंड क्लीन हूं, मैं सच्चाई पे चलने वाला हूं, मैं गांधी जी के गुजरात से आया हूं। अगर सच है तो बोलो, क्या डर है? ठीक है, जवाब लीजिएगा। पहले डॉक्टर उदित राज। देखिए, ऐसा है कि मलिक जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन एक सवाल इन्होंने किया तो मैं इनसे भी सवाल पूछता हूं कि स्नूप गेट की वो लड़की कहाँ है? लोया का मर्डर किसने किया? हरिन पंड्या का मर्डर किसने कराया? हरिन पंड्या का मर्डर सभी जानते हैं। तो उस पर जाएंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम अडानी पर ही रहना चाहते हैं, राजनीतिक बात करना चाहते हैं। अगर उस पर जाने को तैयार है तो हम तैयार हैं, बिल्कुल। सवाल इस बात का है कि जेपीसी की मांग को क्यों नहीं ये मान रहे? अरे राजीव गांधी जी के समय में जेपीसी बनी, ठीक है, जवाब नरसिम्हा राव जी के समय में आप सब एक ही बात पर क्यों नहीं बनती? आ रहे हैं जेपीसी और जेपीसी। लेकिन मेरा सवाल फिर उस पे बाद यही होगा कि जो पर मिनट 2.5 लाख रुपया बर्बाद होता है, पार्लियामेंट जब नहीं चलती है, उस पर भी किसी की अकाउंटेबिलिटी है या नहीं? और ये सवाल मैं बीजेपी से भी पूछ रही हूँ, सवाल मैं विपक्ष से भी पूछ रही हूँ। रमन मलिक जी। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ और आपके सामने रखना भी चाहता हूँ कि आज के समय ये जब पुरानी सरकारों की बात कर रहे हैं और सारी चीजें सामने आती हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा सहारा था जिसके सहारे से मुलायम सिंह जी स्वर्गवासी और अखिलेश जी एक वो स्कूल मास्टर से फरारी तक की सवारी पहुंच जाती है इनके परिवार की? वो कौन सा सहारा था? वो सहारे का कौन सहारा था, ये भी पता होना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज जो बार बार ये बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कमेटियां बनाई हैं, सेबी को भी बोला है, क्या उसकी रिपोर्ट ऐसी आ गई जिससे विपक्ष जो है वो उसको कंटेंटमेंट ना हो कि ये जो रिपोर्ट है ये दो काउंटर है आपके लिए, और जल्दी जल्दी उसके बाद 20 सेकंड्स डॉक्टर उदित राज और 20 सेकंड्स अमीक जमाई, उसके बाद मुझे डिस्कशन क्लोज करना है। नहीं, मुझे सबसे पहले इन्होंने नेताजी मरहूम पे उंगली उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करने के लिए बनाई है। इसमें क्राइम और भ्रष्टाचार सेल कंपनियां इसके लिए नहीं बनाई है, उसका मकसद अलग है। और ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मॉनिटरिंग, एक तरफ सेबी की जांच है, दूसरी तरफ उसकी अपनी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है। सर, एक्सपर्ट कमेटी जी, उसकी अपनी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है। प्लीज जल्दी से एक कमेंट, जल्दी से अमीक जमाई, मुझे ये शो क्लोज करना है, प्लीज 20 सेकंड्स। सॉरी,
वो उसका मकसद ही कुछ और है। एक सेकंड, भ्रष्टाचार को उजागर, क्राइम को चेक मैं करने के लिए नहीं। रमन मलिक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय नेताजी पे, माननीय अखिलेश यादव जी पे सीबीआई ईडी जैसे आप आज लगा रहे हो ना पूरे देश के विपक्ष पे, हमारे ऊपर भी लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस देश में जो सबसे नीट एंड क्लीन इमेज के नेता बन के निकले हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अब इससे ज्यादा अगर बोलोगे तो तुम्हारे पर FIR करूंगा कि कहां से दौलत आई, कहां से पैसा आई, अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हो। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह कि 2G 3G में देखो 24 घंटे देता हूं, 24 घंटे देता हूं, FIR करके दिखा दो। चलिए मैं आप दोनों ही मेहमानों को यहाँ पर रोकूंगी और भाषा की मर्यादा को लांघा नहीं जाना चाहिए और डिबेट के अंदाज में की जानी चाहिए, तार्किक बहस होनी चाहिए, निजी आक्षेप नहीं। अमीक जमई, रमन मलिक जी और डॉक्टर उदित राज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर।